हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 21 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं, तो नीतीश कुमार। दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कोयम्बटूर में हुआ था। हाल ही में भारत द्वारा किस देश में नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? रशिया। किस देश के उद्योग एवं वाणिज्य के मंत्री अलहाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत दौरे पे आए हुए हैं? अफगानिस्तान। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, और जिसका थीम था सैनिटेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड। किस देश द्वारा 5वीं पीढ़ी की Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट भारत को तकनीक के साथ देने की घोषणा की गई है? रशिया के द्वारा। बिहार के किस जिला को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ जो है 21 लाख से ज़्यादा मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? मुजफ्फरपुर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए इतिहास का सबसे कम आबादी वाला देश कौन बना है? कुराकाओ, एक कैरेबियन देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जो किस आर्टिकल के थ्रू जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को तय समय सीमा से बाहर रखा गया है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 200। जो गवर्नर की जो पावर है वो आर्टिकल 200 के अंदर आती है। उसी को ही अभी जो है जो टाइम बाउंड के लिमिट से बाहर रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से पारित विधेयकों पर, जो विधानसभा से जो भी विधेयक पारित होते हैं जब राज्यपाल के पास जाते हैं, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है उस पे अपना जो है असेंट देते हैं और उसके बाद ही वो बिल एक्ट बन जाता है। तो उसी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो विधानसभा से पारित विधेयकों पर मंजूरी के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति को मिले संवैधानिक अधिकारों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। ना ही सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विधेयकों को मान स्वीकृति का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 142 के तहत कि कोई अगर कोई एक्ट है उसको जो है चाहे या कोई बिल है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको जो है वैलिड करार दे सकता है अगर वो पास नहीं हुआ या गवर्नमेंट ने पास कर दिया है तो भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो गवर्नर की पावर है और जो राष्ट्रपति की पावर है बिल से रिलेटेड, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं कर सकता है। कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो 5 जजों की इस संविधान पीठ ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे सर्वसम्मति से ये राय अभी दिया है कि विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल को विवेकाधिकार है और वो इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं बंधे हैं। लेकिन राज्यपाल हमेशा के लिए विधेयकों को लटका कर नहीं रख सकता है। एक्चुअली कुछ स्टेट में ऐसे मामले आए थे कि स्टेट असेंबली से बिल पास होने के बाद जब गवर्नर के पास जाता है उस बिल पे अपना असेंट देने के लिए, तो गवर्नर जो है उस बिल को बहुत लंबे समय तक बिना कुछ रीज़न के रख रहे हैं और जिसके कारण वो बिल जो है कभी पास ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट के द्वारा अभी ये फैसला सुनाया गया है। तो राज्यपाल के पास शक्तियां जो है आर्टिकल 200 के थ्रू जो है आर्टिकल 200 के थ्रू राज्यपाल के पास 3 जो है विकल्प होते हैं जब उनके पास वो बिल आता है तो विधानसभा से, राज्य विधानसभा से पास होके। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है उसके पास 3 विकल्प हैं, या तो वो विधेयक को मंजूरी दे सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें राष्ट्रपति की राय लेनी जरूरी है तो राष्ट्रपति को भेज सकता है और विधानमंडल को अपनी टिप्पणी के साथ वापस भेज सकता है। और अगर उसको बिल ठीक लगता है वो अपने असेंट देता है, या असेंट नहीं भी देते हैं तो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन और चेंज करके या अपनी राय देके वो वापस जो है विधानमंडल भेज सकते हैं, राज्य विधानमंडल में।
तो राज्यपाल को परामर्श की प्रक्रिया को बढ़ावा देना होगा, ठीक है? विधेयक के दोबारा आने पे अगर जैसे राज्यपाल ने जो है राज्य विधानमंडल में भेजा और राज्य विधानमंडल ने या तो उनके जो सजेशन था उसको मान लिया या बिना माने उन्होंने वापस अगर राज्यपाल को भेजा, तो राज्यपाल जो है चाहे तो उस पे अपनी सहमति दे सकते हैं या फिर से जो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की जो सलाह से वो बंधे हुए नहीं होते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बोला है वो बाउंड ही है उस पे उनकी बात मानने के लिए। तो अदालत अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय के गुण दोषों की समीक्षा नहीं कर सकती और इसमें अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि राज्यपाल ने इस पे अपना राय या इस बिल को पास क्यों नहीं किया। लेकिन कोर्ट जो है हस्तक्षेप करेगा किस केस में? अगर राज्यपाल विधेयक पर लंबे समय तक बिना वजह बताए बैठे नहीं रह सकते हैं, ऐसी स्थिति में कोर्ट सीमित निर्देश जारी कर सकता है। अदालत इसमें मेरिट पर टिप्पणी किए बगैर राज्यपाल से तर्कसंगत समय के भीतर अनुच्छेद 200 के तहत अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए कह सकती है और अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को न्यायिक कार्रवाई से व्यक्तिगत छूट प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल का संवैधानिक पद इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है, ठीक है? तो राज्यपाल को जो है कोर्ट से फ्री है कि वो अपना अधिकार या अपना जो डिसीजन वो ले सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक अगर आप बिना रीजन बताए उस कोई भी बिल को आप ऐसे नहीं लटका के रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन पहली बार किस अफ्रीकी राष्ट्र में हो रहा है? इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका में हो रहा है इस बार G20, ठीक है? और इसी में हिस्सा लेने के लिए अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ये शिखर सम्मेलन खास वजह से सुर्खियों में है और ये लगातार चौथी G20 शिखर सम्मेलन जिसे ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित किया जा रहा है और पहली बार किसी अफ्रीकी राष्ट्र की मेजबानी में ये हो रहा है और इसमें पीएम मोदी के संबोधन और उनके एजेंडा पे दुनिया की नजर होगी। G20 मेंबर की बात करें तो G7 में अगर बात करें बहुत सारी ग्रुप हैं। G7 ग्रुप के अंदर आपके आते हैं फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूएसए और यूके आते हैं। G8 भी हुआ करता था जिसमें रशिया को शामिल किया गया था, लेकिन अभी रशिया यूक्रेन के बाद रशिया को इससे हटा दिया गया है। उसके बाद आता है G20 कंट्री की बात करें तो G7 कंट्री तो आते हैं, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन दो रीजनल ग्रुप हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अरेबिया, साउथ कोरिया और टर्की आते हैं। G20 के अंदर एक टर्म आता है ट्राइको। ट्राइको जो होती है 3 देशों का एक संगठन, 3 देशों का एक ग्रुप होता है जिसमें जिस देश ने पिछले लास्ट ईयर जो है प्रेसिडेंसी किया था G20 का वो देश आता है और करंट प्रेसिडेंसी वाला देश आता है और नेक्स्ट अपकमिंग जो प्रेसिडेंसी जो देश संभालेगा वो देश आता है। तो अभी बात करें तो 2025 जो जैसे साउथ अफ्रीका में हो रहा है, पिछले साल ये ब्राज़ील में हुआ था और अगले साल जो है यूएसए में होगा। तो ये तीनों देश जो है ट्राइको होंगे। और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन को जब कब शामिल किया गया था? जब G20 का सम्मेलन जब 2023 में इंडिया में हुआ था, तो इंडिया के ही सुझाव से जो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। अगर हम ऑप्शन से देखें तो नामीबिया को हमने पढ़ा था। नामीबिया से जो है 2023 में जो है भारत में जो चीतों का पुनर्वास किया गया था मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में। अभी हाल ही में जो है द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना के 50वें स्वतंत्रता संग्राम में गई, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे समारोह में गई थी, जहाँ पे जो है चीते की नई खेप इंडिया में भेजा गया है और तंजानिया से भी चीते मंगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी तंजानिया से नहीं, साउथ अफ्रीका से मंगाए गए थे चीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर है यूनिसेफ। तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2025 एडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आवर शेयर्ड इम्परेटिव रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो लगभग 20.6 करोड़ बच्चे जो देश की बाल आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण, स्वच्छ पानी और स्वच्छता जैसे 6 आवश्यक सेवाओं से कम एक के पहुंच से वंचित हैं। ऐसे आधे बच्चे हैं, 20.6 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है?
और इनमें से जो है 6.2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो ये जो 6 ज़रूरत की चीज़ें उसमें से 2 या 2 से अधिक सेवाओं से ही वंचित है। अभी जो है बाल दिवस मनाया गया है तो यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और जिसमें कहा गया है कि भारत गरीबी कम करने की दिशा में तरक्की तो कर रहा है और 2030 के अंत से पहले जो एसडीजी 1.2 है जिसको जो है पूरा करना है 2030 तक, जिसमें जो है ये बच्चों से ये जो आवश्यक जो सेवाएँ जो बच्चों को मिलनी चाहिए, उसके लिए टारगेट रखा गया है। तो उसके पाने की दिशा में अगर इंडिया की बात करें तो ऐसा यूनिसेफ का मानना है कि 2030 से पहले भारत जो है इस जो एसडीजी 1.2 को पूरा कर लेगी। ठीक है? अगर हम गवर्नमेंट स्कीम देखें चाइल्ड वेलफेयर से, तो हम इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे जो है वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम अगर फर्स्ट देखें तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, जिस जो बच्चों को लेबर एम्प्लॉयमेंट में झोंकते हैं, उससे बचाने के लिए है। लाडली लक्ष्मी योजना जो है बच्चों के हेल्थ और एजुकेशनल स्टेटस ऑफ गर्ल्स के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज से रिलेटेड है। उड़ान जो स्कीम है इनेबलिंग गर्ल स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान जो है प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए। नेशनल हेल्थ मिशन जो है चाइल्ड के हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। मिशन वात्सल्य जो है चिल्ड्रन के राइट और प्रोटेक्शन से संबंधित है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है, यो न्यूट्रिशन जो बच्चों को मिलना चाहिए उससे रिलेटेड है। मिड डे स्कीम जो है मिड डे मील स्कीम जो है ये बच्चों के स्कूलों से रिलेटेड कि ताकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और उनको जो है कुक्ड मील जो है वो स्कूल में मिल सके ताकि उनको न्यूट्रिशन की जो है वो कमी ना हो। समग्र शिक्षा अभियान जो है सारे बच्चों को जो है बेसिक एजुकेशन या जो हायर एजुकेशन है उसको पूरी जो एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को वो सारे बच्चों को मिल सके उससे रिलेटेड ये अभियान है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है ये चाइल्ड और मदर को जो डेवलपमेंट और इसेंशियल सर्विस मिलने चाहिए उससे रिलेटेड है। पेंसिल जो स्कीम है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट से हम रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत जो है महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा है। पूरे इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति जो है एशिया से मुकेश अंबानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.5 रहने की उम्मीद है। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोरहाट आसाम 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर मुंबई रहेगा। और अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार कर्नाटक में जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। मूडी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.5 रेट से बढ़ेगी। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2024 की तुलना में 1.5% से बढ़ेगी 2025 में। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन जो है अरविंद पनगरिया है जिनके द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है और ये यूनिसेफ के द्वारा 2 थीम रखी गई है। फर्स्ट है माई डे माई राइट एंड फॉर एवरी चिल्ड्रन एवरी राइट। ये 2 थीम को के साथ 20 नवंबर को जो है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। अभी हमने भारतीय सेना के द्वारा जो है 23 सितंबर को हैफा दिवस मनाया गया था। 14 नवंबर को जो है इंडिया में जो है नेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पे। इसके अलावा जो है डायबिटीज़ डे भी जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज़ और इसका थीम था डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस भी जिसको कहते हैं, और ये इस बार की 150वीं जयंती थी। 93rd इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है 19 नवंबर को मनाया गया जिसकी थीम थी सैनिटेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक सीएम पद पर रहने के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या स्थान है? तो इसमें बिहार के नीतीश कुमार का 8वां स्थान है। तो नीतीश कुमार जो है गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ले रहे हैं और इसमें जो है बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के पास है और देश की तमाम राज्यों के पूर्व और मौजूदा अगर मुख्यमंत्रियों के लंबे अरसे तक कार्यकाल को देखें तो टॉप 10 सीएम की लिस्ट में जो है नीतीश कुमार का 8वां स्थान आता है। तो अभी इन नीतीश कुमार ने जो शपथ लिया है 2025 में, इनका कार्यकाल 2030 तक चलेगा और उसके बाद हो सकता है और भी रिकॉर्ड इनके नाम आ जाए। अगर देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम आता है पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम से है, जो 24 साल 165 दिन तक इनके पास रहने का रिकॉर्ड है। उसके बाद नवीन पटनायक उड़ीसा से, ज्योति बासु बंगाल से, गेंगोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश से, लाल थन हावला मिजोरम से, वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के हैं, मानिक सरकार त्रिपुरा से, नीतीश कुमार 8वें नंबर पे बिहार के 2005 से अभी तक ये कार्यकाल कर रहे हैं। एम करुणानिधि जो है तमिलनाडु की हैं 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे हैं प्रकाश सिंह बादल पंजाब के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई का नए डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीण रंजन बने हैं। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्गियो गौर होंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपने आकृति वाला सिक्के लाए जाने की अनुमान किया गया है और सेशल के राष्ट्रपति का पद पैट्रिक हेर्मिन ने जीता है। विकसित भारत बिल्थॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर सुधांशु शुक्ला को बनाया गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रगनिया है। मेडागास के नए राष्ट्रपति माइकल रैन ड्रियान हैं। भारत के अगले सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को नियुक्त किया जाएगा और आज ही के दिन बीआर गवाई का अंतिम जो है उनकी अवधि जो है पूरी हुई है। नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटन है। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय जोहर ममदानी बने हैं। तदिशा मिश्रा जो है झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है और बंगाल सरकार द्वारा जो है ऋचा घोष जो इंडियन वुमेन क्रिकेट की टीम की हिस्सा है, उनको डीएसपी का पद दिया गया है। रॉ के जो प्रमुख है पराग जैन, उनको कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो अभी दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट को देखें तो भारतीय जो गोल्फर हैं दीक्षा डागर जो है डेफ फिल्म्स जो हो रही है डेफ ओलंपिक्स 2025 जो टोक्यो में आयोजित हो रही है, इसमें दीक्षा डागर के द्वारा जो है गोल्ड जीता गया है जो गोल्फ खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों को हराकर अपना पहला पेशेवर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है प्रणवी उर्ष। ठीक है, अभी आईजीपीएल का एक आयोजन हो रहा है जिसमें उन्होंने ये खिताब जीता है। तो भारतीय गोल्फर प्रणवी उर्स ने इतिहास रचा है और मुंबई के में जो आईजीपीएल आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट में प्रणवी ने पुरुषों के साथ खेलते हुए किसी पेशेवर टूर्नामेंट को जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। ठीक है, तो पुरुषों के साथ इन्होंने खेला है और उसमें वो पहली बार वो जीती हैं। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो भावना चौधरी बीएसएफ के अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना अरुणिमा कुमार बनी है। पहली बार जो सारा मुलेली हैं वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करेंगी। महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंथाना बनी है। शीतल देवी पैरा खिलाड़ी जो पहली बार सक्षम जूनियर टीम में शामिल की गई हैं। साने तकाइजे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। सामिया सुलू जो है पहली राष्ट्रपति बनी है तांजानिया की। तदासा मिश्रा झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय रेसर अर्शी गुप्ता बनी है। फार्मूला 1 में जो हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय रेसर अतिका मीर बनी है। भारत की जो है अनुपमा रामचंद्रन जो है ये पहली खिलाड़ी जिन्होंने
IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में 15 रेट का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? भारत जो है 6 पायदान और नीचे खिसक गया। पहले 136 पोजीशन थी, अब ये ना हो कि अब इंडिया की जो रैंक जो है 142 हो गई है। तो काफ़ी खराब प्रदर्शन होते जा रहा है इंडिया का। तो एशियाई कप जो है एशियाई कप 2027 क्वालिफायर में बांग्लादेश के हारने के बाद बांग्लादेश से इंडिया की अभी हार हो गई, और उसके बाद जो है फीफा रैंकिंग में जो 6 पायदानी से खिसक के इंडिया की रैंकिंग 142 हो गई है, और पॉइंट इसके 1079 है। अगर एशिया में देखें तो 46 टीम है, जिसमें भारत जो है 27 रैंक पे है और जापान 18 रैंक है। लास्ट टाइम जो इंडिया की बहुत अच्छी रैंक थी फीफा रैंकिंग में वो 94 थी, जो कि 1996 में थी, और उसके बाद जो है इंडिया की रैंकिंग कभी इसके आसपास नहीं पहुंच पाई है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है टॉप पे सिंगापुर है, इंडिया 85 पे है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का स्थान 3rd है। हाल ही में भारत शहर निर्यातक में 2nd पोजीशन पे है, और आंध्र प्रदेश में एक शिक्षक वाले स्कूल सबसे अधिक है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के स्कूलों की भागीदारी थी। जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 9th है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2030 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो है तीन जो चालक दल होंगे वो 6 किलोमीटर ओशन की डेप्थ तक जाएंगे, और वहाँ पे जाके डीप सी रिसोर्स का एक्सप्लोर करेंगे और बायोडाइवर्सिटी का असेसमेंट करेंगे। अगर नॉर्मल ऑपरेशन में देखें तो ये मत्स्य 6000 जो है 12 घंटे तक काम कर सकता है, और अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है उसमें तकनीकी खराबी के कारण अगर वो नहीं आ पाता है तो 96 आवर तक वो इमरजेंसी के केस में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो भारत का ये पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान है जो समुद्र के रहस्य को खंगालेगा। ठीक है, और ये इसको अगले साल तक जो है मत्स्य 6000 को चेन्नई तट से समुद्र के गहराइयों के सफर पर रवाना किया जाएगा। समुद्रयान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो सत्यनारायण है। अगर इस तरीके के डीप ओशन मिशन की बात करें तो इससे पहले जो है अमेरिका, रूस, चाइना, जापान और फ्रांस के पास इतनी गहराई में खोज करने की क्षमता है। अगर समुद्रयान की सफलता हो जाती है तो भारत इन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा, और मत्स्य 6000 जो है पहले अगले साल में जो साइंटिस्ट हैं उनको 500 की मीटर की गहराई तक लेकर जाया जाएगा, और फिर 2027 में जो है इसकी गहराई 10 गुना ज़्यादा कर दी जाएगी। टारगेट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 2047 तक 7000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर को भारत के जीडीपी का 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। नक्सलाइट फ्री इंडिया का लक्ष्य 2026 मार्च रखा गया है। पूरे देश में एसआईआर पूरा करने का टारगेट 2026 रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2030 तक सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक 200 से अधिक पनडुब्बी और जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इसरो द्वारा 2030 तक जो है मंगलयान मिशन 2 का टारगेट रखा गया है, और भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 8% तक होने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। और नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1835 में जो शुरू हुआ मैकॉले मिनर्स है, इस अभियान को 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा हो क्लास। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।